हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। महत्वपूर्ण काम है। काश मैं तुम्हें वापस जाते समय अपने साथ ले जा पाता। उसने किताब को वापस शेल्फ पर रखते हुए कहा। किताब वापस रखने के बाद वह नहाने के लिए शौचालय में चला गया। आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए उसे एक बार फिर याद आया कि वह अपने नए जीवन में क्या खो रहा था। यहाँ बहुत आरामदायक था। ये स्नान केवल 10 सेकंड तक चला और फिर वह चला गया। वो बाहर चला गया और अपने कपड़े बदलते हुए अपने छोटे हो चुके बालों को सुखाने लगा। कुछ देर बाद वह अपने कमरे से निकलकर डाइनिंग रूम में चला गया, जहां खाना पहले से ही परोसा हुआ था। वो अपनी माँ के बगल में टेबल पर बैठ गया और खाना खाने लगा। ओह हाँ, आपके पिता को आज कुछ ओवरटाइम करना है, इसलिए हो सकता है कि वह घर न आए। वो शायद ऑफिस में ही सोएंगे, महिला ने दक्ष से कहा। ये कुछ ऐसा था जो दक्ष को अपने आखिरी समय में नहीं पता था, उसे अब ही पता चला था। ठीक है, वो सिर्फ सिर हिला सकता था। हालांकि वह भी अपने दोस्त से मिलना चाहता था, लेकिन अब थोड़ी देर हो चुकी थी। वो कल के लौटने का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। काश वो कल तक यहाँ होता। उसे नहीं पता था कि उसके पास यहाँ कितना समय है। उसे ये भी नहीं पता था कि वह यहाँ लंबे समय तक रहेगा या नहीं और वह क्या कर सकता है। रात का खाना खत्म करने के बाद दक्ष अपने बिस्तर पर लेटा हुआ गहरी सोच में खोया हुआ था। उसे नियति और कानून को समझने की जरूरत थी, तभी वह वास्तविक दुनिया में वापस जा सकता था। आखिर वह क्या थी? भ्रम के नियम में उसे अपने जानने वाले सबसे शक्तिशाली लोगों के भ्रम से लड़ना था। अंतरिक्ष के नियम में उसने अंतरिक्ष का निर्माण देखा। अंधकार के नियम में उसने अंधकार के सभी रूप देखे। लगभग सभी समझ अलग अलग तरीकों से आई थी, जिनमें बहुत ज्यादा समानता नहीं थी। ये जगह भी अलग लग रही थी। वो भाग्य को कैसे समझ सकता था? आधी रात हो चुकी थी। वो पिछले कुछ घंटों से सोच रहा था, लेकिन वो अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया था। अरे, मैं तो बस इसके साथ ही चलूंगा। अभी भी बहुत जल्दी है। शायद मुझे कल पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है, उसने सोचना बंद करते हुए कहा। बहुत ज्यादा सोचने की वजह से उसका सिर पहले से ही दर्द कर रहा था। वो अब और नहीं सोच सकता था और उसने सोने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सिर को आराम देना शुरू कर दिया। यहाँ उसके पास न तो साधना थी और न ही शक्ति, इसलिए वह अपने शरीर को प्रभावित किए बिना सोने का विरोध नहीं कर सकता था। टक, जैसे ही उसने सोने की कोशिश की, उसे एक आवाज सुनाई दी। दक्ष ने अभी अभी सोने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद की थी। दुर्भाग्य से अचानक आई आवाज ने उसके थोड़े समय के शांतिपूर्ण पल को भंग कर दिया। यह एक छोटी सी आवाज थी, लेकिन रात के सन्नाटे में ये सुनाई दे रही थी। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए दक्ष उठकर बैठ गया और फिर बिस्तर के दूसरे छोर की ओर खिसकने लगा। अपने कमरे से निकलकर वह नीचे की ओर चलने लगा, जहां से उसे लगा कि आवाज आ रही है। उसकी माँ का कमरा उसके कमरे के पास ही ऊपरी मंजिल पर था, इसलिए नीचे से आती हुई आवाज सुनना अजीब था। क्या उसके पिता वापस आ गए थे या उसकी माँ? चाहे वह कोई भी हो, उसने सुरक्षित होने के लिए जांच करने का फैसला किया। अपने पैरों को धीरे धीरे जमीन पर रखते हुए वो सीढ़ियों से नीचे चला गया, ताकि जितना संभव हो सके उतनी कम आवाज हो। अजीब बात यह है कि उसने जो आवाज सुनी थी वो फिर कभी नहीं आई, इसलिए उसे ये जानने के लिए पूरे घर की तलाशी लेनी पड़ी कि वह कौन था। सबसे पहले उसने रसोई की जांच की, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी माँ आधी रात का नाश्ता या कुछ और लेने की कोशिश तो नहीं कर रही है। सौभाग्य से रसोई खाली थी। रसोई से निकलकर वह भोजन कक्ष की ओर चला गया। दुर्भाग्य से जैसे ही वह रसोई से बाहर निकला, एक चाकू बगल से उसकी ओर वार करता हुआ आया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, हमलावर ने उसकी गर्दन पर वार कर दिया। दक्ष ने बगल की ओर देखने की कोशिश की कि वह कौन है, लेकिन इससे पहले कि वह देख पाता, एक लात उसकी कमर पर लगी, जिससे वह नीचे गिर गया। उसका शरीर कमजोर हो गया और सब कुछ अंधेरा हो गया। वह अब कुछ भी नहीं देख सकता था। वह कोई आवाज नहीं सुन सकता था। ये सब बहुत जाना पहचाना लगता है,
यह वैसा ही था जैसा उसे तब महसूस हुआ था जब उसे पहली बार चोर ने मारा था। क्या ऐसा था कि चाकू से मारे गए सभी लोगों को एक जैसा महसूस होता है? पिछली बार जब वो गर्दन के नीचे चाकू मारे जाने से मरा था और अब गर्दन में, तो यह इतना समान कैसे था? दोनों को अलग अलग महसूस होना चाहिए था। मौत के बाद भी उसके दिमाग में एक ही ख्याल था। वह सोच रहा था कि आखिर उसे किसने मारा है। दुर्भाग्य से उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसके लिए सब कुछ अंधकार में हो गया। वो मर चुका था। क्या ये सब खत्म हो गया? क्या मैं वो सब करने में असफल हो गया जो वह गोला मुझसे करवाने की कोशिश कर रहा था? दक्ष ने सोचा, क्योंकि वो अंतहीन अंधेरे में तैर रहा था। काफी समय बाद ही उसे फिर से होश आया। दुनिया में उजाला होने लगा। आसपास इंसानों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए दक्ष को एहसास हुआ कि वो एक बार फिर दालान में खड़ा था। छात्रों को परिसर से बाहर जाते देखा जा सकता था। चेन, तुम नहीं आ रहे हो? तुम वहां क्यों खड़े हो? जैसे ही दक्ष खड़ा हुआ, उसने एक बार फिर एक परिचित आवाज सुनी। सीधे सामने देखने पर उसने देखा कि एक युवक उसकी ओर हाथ हिलाकर उसे जल्दी आने को कह रहा था। ये बिल्कुल वैसी ही बात थी जो उसने दिन में पहले देखी थी। क्या मैं समय पर वापस आ गया हूँ? उसने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। ये जगह पहले भी वैसी ही थी और घटनाएं भी खुद को दोहरा रही थी। अरे रुको, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैं इस जगह पर समझ पाने से पहले ही मर गया था, इसलिए ये सब फिर से हो रहा है। उसने जो कुछ हो रहा था उसके पीछे का कारण अनुमान लगाया। यह सही है। लॉ ऑफ रक्तवंश मंदिर नहीं है जो मुझे परीक्षण देगा और अगर मैं असफल हो जाऊं तो मुझे दंडित करेगा। ये समझ के लिए है। अगर मैं असफल हो जाऊंगा तो मैं फिर से कोशिश कर। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नियति के नियम को समझे बिना इस जगह से कभी नहीं जा सकता? उसने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। जल्दी आओ, तुम्हें क्या हुआ? हुलिया ने एक बार फिर जोर दिया। यह अच्छा है, मैं कम से कम ये तो देख सकता हूँ कि अगर मैं चोर के हमले से बच जाता तो वह कौन था जो मुझे मार देता। दक्ष ने फिर से हुलिया की ओर चलते हुए कहा। वे पिछली बार की तरह फिर से स्कूल परिसर से निकले और साथ साथ चलते रहे जब तक कि उनके रास्ते अलग नहीं हो गए। दक्ष एक बार फिर उस जगह पर पहुंचा जहां उसने चोर को रोका था। फिर वही हुआ। उसने फिर से चोर को लात मारी, लेकिन इस बार उसने महिला द्वारा उसे सिक्का देने और उसका अपमान करने का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय वो चोर को बांधे बिना ही सीधे चला गया। उसे बांधने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि जाने से पहले ही वो उसे बेहोश कर चुका था। अरे रुको, महिला ने एक बार फिर दक्ष को आवाज दी, लेकिन इस बार उसने उसे अनदेखा कर दिया और चलता रहा। वो पुनः घर पहुंचा। दक्ष बिस्तर पर लेटा हुआ था, एक बार फिर शोर के लिए तैयार। जैसी कि उसने उम्मीद की थी, उसने फिर से आवाज सुनी, लेकिन इस बार उसे यकीन था कि वह उस व्यक्ति को कहां ढूंढने जा रहा है। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने वही प्रक्रिया अपनाई। अगर इस समय सीमा में कोई बदलाव न होता तो ये बहुत आसान होता। नीचे पहुंचकर वह एक बार फिर रसोई में घुसा, लेकिन बाहर निकलते समय वह अधिक सतर्क था। जैसे ही वो रसोई से बाहर निकला, चाकू फिर से उसकी छाती की ओर आया, लेकिन इस बार दक्ष हमले के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो स्वयं को गर्दन पर हो रहे हमले से बचाने के लिए नीचे झुका, साथ ही उसने अपने हाथ से उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उसकी कोहनी पर प्रहार करके उसे जमीन पर गिरा दिया। हमलावर खुद पर अचानक हुए हमले से हैरान रह गया। चाकू उसके हाथ से गिर गया, लेकिन दक्ष ने उसे नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने उस आदमी का हाथ छुड़ाया और उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे नीचे गिराने के लिए उसके पैरों पर लात मारी। जब वो आदमी नीचे गिरा तो उसने उसकी टांगों के बीच देखा, क्योंकि किसी को कमजोर करने का ये सबसे आसान तरीका था। उस आदमी के अंडकोश पर चोट लगी, जिससे उसकी आंखें बड़ी हो गईं। आर्ग, वो चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दक्ष ने उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वो चुप हो जाए। वो अपनी मां को परेशान नहीं करना चाहता था। उस व्यक्ति ने अपनी पहचान छिपाने के लिए काले कपड़े का मास्क पहना हुआ था।
उस आदमी का मुंह बंद करने के बाद दक्ष ने उन तरकीबों का इस्तेमाल किया जो उसने किसी को तुरंत बेहोश करने के लिए सीखी थी। उसने अपनी उंगली उस आदमी की गर्दन के पीछे रखी और झटके से बोला। उस आदमी की आंखें बंद हो गईं, उसका ध्यान भटक गया, वह चुप हो गया और होश खो बैठा। यह मेरी उम्मीद से बेहतर हुआ, दक्ष ने बेहोश आदमी को देखते हुए कहा। अब देखते हैं कि तुम असल में कौन हो। उसने अपना हाथ उस आदमी के चेहरे के पास ले जाकर उसका मुखौटा हटा दिया। वो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता था जो उसे मारने की कोशिश करे। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी कि कोई उसे मारने की कोशिश करे। उन्होंने जो अनुमान लगाया था उसके अनुसार यह आदमी संभवतः चोर था, लेकिन जिसने उसे देखा और चिंतित हो गया, उसने हमला करने का निर्णय लिया। जैसे ही दक्ष ने नकाब हटाया, उसे अंततः चोर का चेहरा दिखाई दिया। क्या बात है, ये तुम हो? कैसे? क्या ये संभव भी है? क्या बात है, ये तुम हो? कैसे? क्या ये संभव भी है? दक्ष उस आदमी का चेहरा देखकर आश्चर्य से बोल पड़ा। क्या तुम वही चोर नहीं हो जिसे पकड़ने में मैंने मदद की थी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने असमंजस में बड़बड़ाते हुए कहा। क्या इस आदमी को पुलिस के आने से पहले किसी तरह होश आ गया और उसने उसका पीछा किया? अगर उसने ऐसा किया तो शायद वह दिन भर अपने घर के बाहर रात का इंतजार कर रहा था। क्या ये बदला लेने की योजना थी? लेकिन ये भी समझ में नहीं आता। पिछली बार उसने उस आदमी को बांध दिया था और उसे बेहोश भी छोड़ दिया था, तो फिर पिछली बार वह यहाँ कैसे आया? कुछ तो मेल नहीं खा रहा था। क्या तुम लॉकअप से भागे थे? हो सकता है कि तुम दोनों बार इसी तरह बाहर निकले हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरा पता नहीं मिला होगा, दक्ष ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। ठीक है, मैं तब तुमसे अपना जवाब लूंगा। वह उठकर स्टोरेज रूम में चला गया और फिर एक लबादा लेकर वापस आया। इस बार उसने उसे बांधने के लिए एक मोटी रस्सी का इस्तेमाल किया। उसने उस आदमी का मुंह बंद करने के लिए कपड़े के एक टुकड़े का इस्तेमाल किया और फिर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो उस आदमी को ऊपर अपने कमरे में ले गया और दरवाजा बंद करके उसे खिलौने की तरह जमीन पर पटक दिया। आह, मैं इस शरीर में बहुत कमजोर महसूस करता हूँ। मुझे अपने पुराने शरीर की याद आती है। हालांकि मैं अपने अनुभव के कारण इस शरीर के साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ, फिर भी मैं एक नश्वर श्रेणी साधक होने की तुलना में कुछ नहीं कर सकता, उसने थके हुए बिस्तर पर बैठते हुए कहा। इतने भारी आदमी को उठाने के कारण उसकी सांस पहले से ही भारी हो गई थी। उसने पानी की एक बोतल उठाई और अपने थके हुए गले को आराम देने के लिए उसे पीना शुरू कर दिया। सुबह के 4 बज रहे थे। दक्ष थका हुआ महसूस कर रहा था, लगातार उस आदमी पर नजर रख रहा था जो हिल भी नहीं रहा था। क्या यह आदमी जागने वाला भी था? उसे भी आराम की जरूरत थी। आज दोपहर बाद उसकी डेट थी। वह पूरी रात और पूरा दिन उसके जागने का इंतजार करते हुए नहीं रह सकता था। उठो बेवकूफ, तुम इतनी जल्दी कैसे भाग गए जबकि तुम्हें होश भी नहीं आ रहा? पिछली बार तुमने ऐसा कैसे किया था? ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्दों ने चमत्कार कर दिया हो, क्योंकि अंततः उसने उस आदमी का हाथ हिलते हुए देखा। उसे धीरे धीरे होश आ रहा था। उस आदमी ने जल्दी ही अपनी आंखें खोली और पाया कि उसकी मां के पेट में कुछ भरा हुआ था। उसके हाथ भी बंधे हुए थे। ममम, वो स्वयं को मुक्त कराने के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन असफल रहा। ये काम नहीं करेगा। जब तक तुम जादूगर नहीं हो, तुम उस रस्सी से बाहर नहीं निकल सकते, दक्ष ने उस आदमी से लापरवाही से कहा, उसका ध्यान आकर्षित करते हुए। वह आदमी भावशून्य भाव से दक्ष को देखता रहा। दक्ष बिस्तर पर खड़ा होकर उस आदमी के चाकू से खेल रहा था। वो उठ खड़ा हुआ और आलस से उस आदमी की ओर बढ़ा जो जमीन पर लेटा हुआ उसकी ओर देख रहा था। दक्ष ने चाकू उस आदमी की ओर बढ़ाया और धीरे धीरे उसे उसकी गर्दन के करीब ले आया। चाकू को उस आदमी की गर्दन को हल्के से छूने में ज्यादा समय नहीं लगा। मुझे कहना होगा, ये चाकू बहुत अच्छा है। जब इसे किसी की गर्दन में घोंपा जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या आप भी ऐसा अनुभव करना चाहते हैं? आदमी ने बार बार अपना सिर हिलाया। चाकू की धार उसकी गर्दन को छूते ही उसे पसीना आने लगा। यह एक अच्छे लड़के की तरह है। अब मैं तुम्हारा मुंह खोल दूंगा,
लेकिन ये सबसे अच्छा होगा यदि तुम याद रखो, मेरी माँ पास में सो रही है। यदि तुमने कोई शोर मचाया तो मैं तुम्हारी आवाज इस कमरे से बाहर जाने से पहले ही तुम्हें मार डालूंगा। दक्ष ने उस आदमी को चेतावनी दी और फिर उसके मुंह से कपड़ा हटाया। अब बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। तुम मुझे मारने आए थे, है ना? यह सही है, तुम ही थे जिन्होंने मेरे अंतकोशों पर लात मारी थी। इससे मुझे बहुत दर्द हुआ। इसके अलावा तुमने मुझे पकड़वा दिया। मैं गुस्से में था और तुम्हें मारना चाहता था। मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मैं इसी लायक हूँ। आदमी ने माफी मांगते हुए कहा। हत्या के प्रयास के लिए जेल जाना बेहतर था, बजाय इसके कि जिस व्यक्ति को वह मारने की कोशिश कर रहा था उसके हाथों मारा जाए। उसने सोचा था कि दक्ष एक बच्चा है, लेकिन अब जब वह उसकी आंखों को साफ देख पा रहा था तो उसे लगा कि दक्ष की आंखें हत्यारे की तरह हैं, जो हत्या करने से पहले 2 बार नहीं सोचेगा। ओह, ये तो मैं जानता था, तुम मुझे मारने आए थे। लेकिन सवाल ये है कि कैसे? जब मैंने तुम्हें वहां छोड़ा तो तुम मुझे कैसे ढूंढ पाए? क्या उस महिला ने तुम्हें पुलिस को नहीं सौंपा, या तुम लॉकअप से भागे थे? दक्ष ने फिर पूछा। यह मुख्य प्रश्न था। ओह, मैंने वास्तव में होश नहीं खोया। इसके अलावा मैंने उस महिला को मुझे जाने देने के बदले में कुछ पैसे दिए। उसने इसका विरोध नहीं किया। उसके बाद मैं तुम्हारे पीछे चला आया। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास लॉकअप से भागने की क्षमता है, उस आदमी ने दक्ष से कहा। वह अपना पस बचाने के लिए मुझे एक सिक्का देने वाली थी, और उसके बाद भी उसने तुम्हें कुछ पैसों के लिए आजाद कर दिया, ये जानते हुए भी कि इससे मुझे खतरा हो सकता है। वह औरत कितनी मूर्ख हो सकती है? दक्ष ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। इसलिए वह मौत से बच नहीं सकता था क्योंकि उसने महिला की मदद करने का फैसला किया था। अगर वह वहां नहीं भी मरता तो भी उसे घर पर ही मार दिया जाता। बचने का कोई और तरीका नहीं था। एकमात्र तरीका ये था कि हस्तक्षेप न किया जाए। उसने तय कर लिया था कि अगर वह इस बार भी असफल रहा तो वह उसे नहीं बचाएगा और फिर से शुरुआती रास्ते पर चला जाएगा। उस महिला को अपना पैसा और अपनी सारी महत्वपूर्ण चीजें गंवानी पड़ेंगी। उसने उसकी जान को खतरे में डालने से पहले 2 बार नहीं सोचा। अगर उसे एक और मौका मिलता तो वह उसे भी नुकसान पहुंचाने देता। तो फिर यह जानना अच्छा है। मुझे लगता है कि तुम्हें पुलिस के हवाले करना बेहतर है, लेकिन अगर तुमने फिर से मेरे घर आने की कोशिश की तो तुम मर जाओगे। मुझे नहीं लगता कि तुम परिणाम बदल सकते हो, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। वो फोन के पास गया और पुलिस को बुलाया। पुलिस आधे घंटे के भीतर ही उसके घर पहुंच गई। पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनकर उसकी मां भी जाग गई और अपने कमरे से बाहर आ गई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर महिला ने दक्ष से पूछा कि क्या हो रहा है। दक्ष ने उसे बताया कि क्या हुआ था और उसने अपने घर के अंदर एक चोर को पकड़ लिया था। उसने पुलिस को घर में घुसने दिया। पुलिस को घर के अंदर जाने की अनुमति दे दी गई। चोर को हिरासत में लेने के बाद उन्होंने दक्ष से कुछ सवाल पूछे। दक्ष ने उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे उसने आज एक महिला को चोर पकड़ने में मदद की थी और यह वही चोर था जो उसे मारने के लिए यहाँ आया था। उन्होंने चोर से पूछताछ करने के बारे में भी बात की और कहा कि यह महिला ही थी जिसने चोर को जाने दिया। हालांकि उन्हें पता था कि पुलिस उस महिला को सजा नहीं देगी, फिर भी उन्हें ये बताने की इच्छा हुई कि कुछ लोग कितने बेशर्म हैं। तुमने बहुत बढ़िया काम किया बच्चे। तुमने आज न केवल एक चोर को पकड़ने में मदद की, बल्कि तुम खुद पर हुए एक हमले से भी बच गए। तुम्हें गर्व होना चाहिए। लेकिन चिंता मत करो, मैं इस आदमी का ख्याल रखूंगा। वह तुम्हें फिर से परेशान नहीं करेगा। पुलिस वाले ने दक्ष को उसके काम के लिए बधाई देने के बाद कहा। वे शीघ्र ही वहां से चले गए। आखिरकार सब कुछ संभालने के बाद दक्ष थोड़ी देर की झपकी लेने की उम्मीद में बिस्तर पर चला गया। सुबह हो चुकी थी, इसलिए उसे वैसे भी लंबी नींद आने की उम्मीद नहीं थी। दोपहर को उठकर वो तैयार होकर घर से निकल पड़ा और अपनी नई गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया। आज उनकी पहली डेट थी। वो लड़की से मिलने उसके घर की ओर जा रहा था। दोनों ने साथ साथ चलने का फैसला किया था। दुर्भाग्यवश एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जब वो उसके घर के रास्ते में था। दक्ष शहर के समृद्ध क्षेत्र से गुजर रहा था जहां कई ऊंची इमारतें थीं। वो अपनी नजरें सड़क पर लगाए हुए था,
इसलिए उसे ध्यान नहीं आया कि एक इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था। एक आदमी इमारत के सबसे ऊपरी होर्डिंग के पास लटका हुआ था और हथौड़े से कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही दक्ष उस जगह के नीचे पहुंचने वाला था, हथौड़ा गलती से मजदूर के हाथ से गिर गया। हे भगवान, मजदूर ने पसीना बहाते हुए कहा। उसने देवताओं से प्रार्थना की कि हथौड़ा किसी को न लगे, क्योंकि वह नीचे देख रहा था। दुर्भाग्य से उसकी प्रार्थना काम नहीं आए। हथौड़ा दक्ष के सिर पर आकर गिरा, जो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके साथ ऐसा कुछ घटित होगा। हथौड़ा 24वीं मंजिल से नीचे गिरा, जिससे प्रभाव और भी भयानक हो गया। दक्ष, जो सोच रहा था कि अगर उसकी मृत्यु नहीं हुई होती तो उसकी पुरानी जिंदगी में डेट कैसे होती, संयोग से हथौड़े से मारा गया। उसकी दृष्टि तुरंत अंधेरी हो गई और उसकी खोपड़ी फट गई। वह मरते हुए जमीन पर गिर पड़ा। आह! दक्ष एक बार फिर जोर से चिल्लाया जब उसे एहसास हुआ कि वह मर चुका है। क्या भगवान मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? मुझे जीने देना कितना मुश्किल है, कमीने। दक्ष एक बार फिर भीड़ भरे हॉलवे के बीच में खड़ा था जब छात्र कॉलेज से बाहर निकल रहे थे। उसकी चीख ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई बेवकूफ हो। हुलिया दक्ष को पुकारने ही वाला था, लेकिन उसकी चीख सुनकर वो दक्ष की ओर दौड़ा। अरे, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? उसने दक्ष के कंधे पर हाथ फेरते हुए पूछा। मुझे पता है कि कल तुम्हारी डेट है, ये जानना तनावपूर्ण है, लेकिन खुद पर नियंत्रण रखो। अगर तुम तैयार नहीं हो तो उसे बता दो। इस बारे में खुद को बहुत ज्यादा तनाव में मत डालो। दक्ष ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और हुलिया को देखा। हाँ, धन्यवाद, अब मैं ठीक हूँ, दक्ष ने जवाब दिया। चलो अब चलते हैं। वो और हुलिया कॉलेज से चले गए और एक बार फिर मनोरंजन स्थल पर अलग हो गए। दक्ष एक बार फिर उस स्थान पर पहुंचा जहां उसे चोर से भिड़ना था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि इस बार वो उस महिला की मदद नहीं करेगा। वो महिला अब उससे नफरत करने लगी थी। मूलतः उसने पिछली बार अपनी मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर किए थे जब उसने महिला की मदद करने का फैसला किया था। भले ही वो तुरंत न मरा होता, फिर भी उसे घर पर ही मार दिया जाता। उसकी मृत्यु अवश्यंभावी थी और यह सब उस महिला की बदौलत हुआ। इस बार उसने चोर के मामले में खुद को शामिल नहीं किया, बल्कि चोर को जाने देने के लिए वह एक तरफ हट गया। महिला चिल्लाती रही, चोर। दुर्भाग्य से किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। ये देखकर दक्ष अपनी ठुड्डी रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका। जाहिर है वह अकेला बेवकूफ था जिसने उसकी मदद की थी और उसने अपना सबक सीख लिया, हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। दक्ष ने चोर का पीछा करने वाली महिला को देखा। पिछली बार जिस बेशर्मी से उसने उसे बस के नीचे फेंक दिया था, उसके बाद महिला को थोड़ा कष्ट सहते हुए देखकर उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। इस पूरी घटना को नजरअंदाज करते हुए वो पुनः अपने घर पहुंचा। दक्ष एक बार फिर बिस्तर पर लेटा था जब उसने फिर से नीचे से शोर सुना। अब फिर से, अब क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया। वो चोर अब यहाँ क्यों आया? उसने झुंझलाहट में अपने माथे पर थपकी मारते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ चीजें नहीं बदली जा सकती। एक मिनट रुको, क्या यही नियति है? वो खड़ा होते हुए बुदबुदाया। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे चोर से भिड़ना ही उसकी नियति थी और चाहे वो कुछ भी करे, ये होना ही था। यही बात उसकी मौत के लिए भी थी। चाहे वह कोई भी कदम उठाए, वह मर ही जाएगा। ये दोनों बातें एक साथ घटित हुई, लेकिन इनका एक साथ होना आवश्यक नहीं था। लेकिन उसने जो भी किया, उससे परिणाम नहीं बदला। चोर के साथ उसका टकराव अपरिहार्य था। इसके अलावा उसकी मृत्यु अपरिहार्य थी, चाहे वो चोर के कारण हो या किसी और कारण से। नहीं, भाग्य सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूँ। मुझे बस ये जानना है कि क्या कदम उठाने हैं और सावधान रहना है। इससे बचना मुश्किल नहीं होना चाहिए। भाग्य में सर्वशासक कानून होने से कहीं अधिक होना चाहिए। कुछ भी इतना ईश्वरीय नहीं हो सकता। उसने सिर हिलाते हुए कहा।
यह मानने से इनकार करते हुए कि भाग्य इतना प्रबल हो सकता है। अपने पूरे जीवन में उन्हें अपने कामों पर भरोसा था और वे चाहते थे कि अगर वे कोशिश करें तो वे भाग्य को भी अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं। यह उनका दृढ़ विश्वास था और वे इस पर अड़े रहने वाले थे। वो भाग्य में विश्वास करते थे, लेकिन इस बात में नहीं कि वह अजेय है। अपने कमरे से निकलकर दक्ष एक बार फिर नीचे चला गया। उसने पिछली बार की तरह फिर से रसोई की जांच की और रसोई से बाहर निकलते ही उस पर हमला करने की तैयारी कर ली। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमला कभी नहीं हुआ। उसके आसपास कोई नहीं था। दक्ष ने उलझन में इधर उधर देखा। इस बार मामला अलग था। क्या वो गलत था? लेकिन उसने शोर सुना था। तो फिर यह कौन हो सकता है? आश्चर्य में वो इधर उधर देखने लगा। जब वो खोज रहा था तो उसे फिर से आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार यह आवाज गेस्ट रूम से आ रही थी। वो गेस्ट रूम की ओर चला गया। कमरा पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। वो आदमी अवश्य ही अंदर होगा, उसने सोचा और धीरे धीरे गेट को धक्का देकर उसके अंदर प्रवेश के लिए पर्याप्त जगह बना दी। अंदर कदम रखते ही दक्ष ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा जो कमरे के अंदर था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही चोर था। उसका अनुमान सही था। अब तक चोर ने दक्ष को भी देख लिया था। भगवान, ये फिर से तुम हो? इस बार तुम यहाँ क्यों आए हो? दक्ष ने पूछा। मुझे अनुमान लगाने दो। इस बार चीजें अलग है। तुम इस बार मुझे मारने के बजाय लूटने आए हो। अब उसे कुछ बातें समझ में आ चुकी थी। पिछले जन्म में तो इससे बचना नामुमकिन था। अगर वो चोर द्वारा तुरंत मारा न भी जाता और उसे रोकने में कामयाब भी हो जाता, तो भी यह आदमी बदला लेने के लिए उसे मारने आता। दूसरी ओर, यदि उसने चोर को नहीं रोका होता, तो यह आदमी संयोगवश आज रात उसके घर चोरी करने आ जाता। पिछले जन्म में भी इस शोर से दक्ष की नींद खुल गई होगी। उसने चोर को देखा होगा और उसे रोकने की कोशिश की होगी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई होगी। किसी भी स्थिति में वो अपने पिछले जीवन में जीवित नहीं बच पाता, क्योंकि उसके भाग्य में मरना और दूसरे शरीर में जाना था। नियति इतनी अद्भुत थी कि दक्ष को भी आश्चर्य हुआ कि यह सब कितना जटिल था। नियति वास्तव में उसके पीछे पड़ी थी। तुम्हारे लिए बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं आज नहीं मरूंगा। वर्षों के प्रशिक्षण और साधना ने मुझे कुछ ज्ञान दिया है। इस बार चोर द्वारा मारे जाने के लिए मुझे वास्तव में मूर्ख बनना होगा। दक्ष ने चोर की ओर बढ़ते हुए अपनी अंगुलियों को चटकाते हुए कहा। ये लड़ाई 1 मिनट भी नहीं चली और चोर बेहोश होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। दक्ष ने कोई सवाल पूछने का इरादा न रखते हुए तुरंत पुलिस को बुलाया और चोर को पकड़ लिया। चूंकि उसे सुबह तक इस आदमी के साथ रहने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह आखिरकार अच्छी नींद ले सका। कपड़े पहनकर घर से निकलते समय दक्ष ने देखा कि रन अभी भी आसमान में था। सौभाग्य से वो पिछली बार की तुलना में आधे घंटे बाद निकला था। अगर हथौड़ा गिरता भी तो उसके सिर पर नहीं गिरता। फिर भी वो चौकन्ना रहा और उस इमारत के करीब पहुंच गया। इमारत के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां बहुत भीड़ थी। सूट पहने एक व्यक्ति भीड़ से माफी मांग रहा था और कह रहा था कि यह एक दुर्घटना थी। पास में ही एक हथौड़ा पड़ा था। तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि यह कितना जोखिम भरा था? अगर यह किसी को लग जाता तो शायद उसकी जान जा सकती थी। क्या तुम इसी तरह काम करते हो? कुछ लोगों ने उस आदमी को डांटा। अगर सचमुच ऐसा हुआ, और मुझे कहना चाहिए, ऐसी मौत मरना अच्छा एहसास नहीं है, दक्ष ने सोचा और भीड़ से गुजरते हुए वो व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। वो शेष मार्ग पर सतर्क रहा तथा भाग्य को अपने ऊपर अधिक नियंत्रण नहीं करने दिया। उसे यकीन था कि अगर वह सावधान रहेगा तो बच जाएगा। लिन के घर पहुंचकर उसने उसका अभिवादन किया और उसके साथ मनोरंजन वाले हिस्से की ओर चल पड़ा जहां उनकी पहली डेट होने वाली थी। वे पार्क के अंदर पहुंचे और पहली सवारी के अंदर कदम रखा, जो इस जगह पर सबसे लोकप्रिय थी। दुर्भाग्यवश यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी कि एक बम विस्फोट हो गया, जिससे सभी लोग मारे गए। आह, सचमुच इस जगह में क्या गड़बड़ है? इस नियति को क्या है? भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाओ तुम सब, तुम मजाक कर रहे हो। एक आतंकवादी हमला, मुझे मारने के लिए तुमने एक भयानक हमला किया। आह, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ।
नियति, बस एक बार मेरे हाथ में आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मृत्यु का वास्तव में क्या मतलब है। उसी गलियारे में फिर से जागते हुए दक्ष को लगा जैसे वह गुस्से में अपना दिमाग खो बैठा है। वो इतना चिढ़ गया था कि वह खुद को भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। यह एक पागलखाना था। ये पूरी दुनिया उसकी मौत के पीछे क्यों पड़ी थी? छात्रों ने एक बार फिर दक्ष को ऐसे देखा जैसे वह पागल हो, लेकिन दक्ष ने उन्हें अनदेखा कर दिया। इस बार उसने हुलिया को भी अनदेखा करते हुए अकेले ही वहां से निकल गया। भाग्य निर्दयी है। ये बहुत परेशान करने वाला है। यह मुझे असहाय बना देता है। क्या यही भाग्य है? कुछ ऐसा जिसे कोई नहीं बदल सकता, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। क्या मैं हमेशा भाग्य के बारे में गलत था? दक्ष ने सोचा और वह उदास होकर घर वापस चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ समझ रहा था। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, नियति का विरोध करना उसके लिए संभव नहीं था। ये चीज क्रूर थी। भाग्य भौतिक नहीं है, लेकिन ये हर जगह है। ये काल्पनिक नहीं है, लेकिन ये कहीं नहीं है, इसलिए इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह मौजूद है, लेकिन यह नहीं है। कोई भी ताकत इस तरह की किसी चीज का विरोध नहीं कर सकती। उसने सड़क के किनारे बैठते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि भाग्य के बारे में उसकी समझ आखिरकार बन रही है। थोड़ा बहुत ज्ञान उसके दिमाग में भर रहा था। यद्यपि वह भाग्य के बारे में पूरी तरह से सही नहीं था, फिर भी यह उसके लिए कानून का बीज बनाने के लिए पर्याप्त था। भाग्य का बीज उसके वास्तविक शरीर के अंदर आकार लेने लगा, जबकि यह संसार मायावी होने लगा। जल्द ही सब कुछ अंधकार में हो गया। दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि झिकविंग दूर बैठा है। जिया अभी भी खड़ी थी। उसने अपने मार्शल स्पेस के अंदर देखा तो उसे वहां एक अर्ध पारदर्शी कानून का बीज दिखाई दिया। यह नियति का कानून था। अंततः उसे ये हासिल हो गया। तुमने कर दिखाया, बधाई हो। जुन उसकी प्रशंसा करने वाला पहला व्यक्ति था। झिकिंग, क्या तुम सो रही हो? दक्ष ने झिकिंग से पूछा, जो दूर अपनी आंखें बंद करके सो रही थी। हाँ, झिकिंग ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक जानी पहचानी आवाज सुनी। तुम उठ। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। उठ गए? कितना समय हो गया है? दक्ष ने पूछा। 3 महीने, झिकविंग ने उत्तर दिया। ऐसा लगा जैसे यहाँ कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन 3 महीने हो गए हैं। कम से कम यह उतना लंबा नहीं है जितना हो सकता था। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या तुम सफल हुए? झिकविंग ने उत्सुकता से उससे पूछा। हाँ, मुझे एक नया कौशल भी मिला है। जाहिर है, अब मैं भविष्य देख सकता हूँ, दक्ष ने उसे बताया और वो व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। आप बता सकते हैं? वाह, तो फिर मुझे मेरा भविष्य बताओ, झिकविंग ने जोर देकर कहा। तो फिर मुझे मेरा भविष्य बताओ, झिकविंग ने दक्ष से कहा जब उसने सुना कि वह भविष्य देख सकता है। तुम भविष्य देख सकती हो? जुन ने भी आश्चर्य से दक्ष से पूछा। वो कुछ ज्यादा ही हैरान दिख रही थी, जैसे उसे उम्मीद ही नहीं थी कि दक्ष में ऐसी क्षमता होगी। हाँ, मुझे इस लॉ ऑफ से एक कौशल प्राप्त हुआ है, दक्ष ने लॉ ऑफ की ओर देखते हुए कहा, जो पहले से ही अपना उद्देश्य पूरा कर चुका था, इसलिए उसमें दरार पड़नी शुरू हो गई थी। जल्द ही यह टुकड़ों में बिखर गया। वैसे भी ये कौशल कुछ हद तक अधूरा लग रहा था। मुझे नहीं पता क्यों। शायद मेरी समझ अधूरी थी, या मैं अभी भी भाग्य का सही अर्थ नहीं जानता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं और सीखता जाऊंगा, मैं और भी कुछ कर पाऊंगा, दक्ष ने कहा। कौन सी सीमा? जुन और झिकविंग ने लगभग एक ही समय में पूछा। इसमें कुछ सीमाएं हैं जो मुझे अन्य कौशलों से मिली सीमाओं से कहीं अधिक है, दक्ष ने उत्तर दिया। उसने गोले के टुकड़ों को देखा और फिर आगे बोला, सबसे पहले मैं केवल वही चीजें देख सकता हूँ जो नियति के अनुसार घटित होनी चाहिए, लेकिन नियति के बारे में जो मैं जानता हूँ उसके अनुसार यह 4 से कम नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। यह आपके लिए वास्तव में उपयोगी हो सकता है। आप जान सकते हैं कि आपके साथ क्या बुरी चीजें होने वाली हैं और भविष्य को बदलने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, झिकविंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं भविष्य को बदल सकता हूँ।
किसी न किसी तरह ये घटित होने का रास्ता खोज ही लेगा। मैं केवल इसके कुछ छोटे मोटे तत्वों को बदलने के लिए अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकता हूँ, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। डेस्टिनी के बारे में वो जो कुछ जानता था, उसके अनुसार वो कुछ चीजें बदल सकता था, लेकिन मूल चीजें नहीं। जैसे उसकी हाल ही की समझ में मुख्य बातें चोर से टकराना और मरना थी, वो कुछ चीजों को बदलने में सक्षम था, इसलिए वो चोर के हाथों नहीं मरा और उसे थोड़ा और समय मिला। उन्होंने कहा, जहां तक अन्य सीमाओं का सवाल है, तो मैं इसे लंबे समय में केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकता हूं। जहां तक लंबे समय का सवाल है, मैं इस बारे में स्पष्ट नहीं हूं। वास्तव में इसमें बहुत सी सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी यह एक अच्छा कौशल है, जेक्विन ने बुदबुदाया। दूसरी ओर जुन थोड़ी चिंतित लग रही थी। ये स्पष्ट नहीं था कि वह इस बात से क्यों चिंतित थी कि दक्ष भविष्य देख सकता था। कोई अन्य सीमाएं? जुन ने दक्ष से पूछा। हाँ, 2 और सीमाएं हैं। मुझे लगता है कि मैं भविष्य में केवल 6 महीने ही देख सकता हूँ, दक्ष ने कहा। केवल 6 महीने? जुन ने अपने गालों को रगड़ते हुए कहा। वो विचारों में खोई हुई थी। जहां तक आखिरी सीमा की बात है, जो सबसे बड़ी भी है, मैं जो देखता हूं उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। मैं भविष्य देखने के लिए कौशल का उपयोग कर सकता हूं, लेकिन मैं कोई विशिष्ट समय या विशिष्ट घटना नहीं चुन सकता। एक यादृच्छिक भविष्य दिखाया जाएगा, जो अगले 6 महीनों के भीतर किसी भी समय का हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि यह कौशल अधूरा लगता है, दक्ष ने आगे कहा, हालांकि उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। इससे इस कौशल का उपयोग थोड़ा सीमित हो जाता है, लेकिन फिर भी यह अच्छा है। यह आपको भविष्य की कोई बेकार घटना या कोई महत्वपूर्ण घटना दिखा सकता है। कम से कम आपके पास एक विकल्प तो है। सकारात्मक चीजों को देखें, जेक्विन ने दक्ष से आशावादी होकर कहा और उसके करीब आकर उसके पास बैठ गई। यह सही है। मुझे लगता है कि मैं शिकायत नहीं कर सकता। भले ही मुझे कोई आक्रामक या सहायक कौशल नहीं मिला, फिर भी यह बहुत अनोखा है और यह भविष्य में और भी अधिक उपयोगी हो सकता है। लॉन क्लेन ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने जीकी का हाथ पकड़ लिया था। अब समय बर्बाद मत करो, इसका उपयोग करो। चलो देखते हैं तुम क्या देखते हो, जेक्विन ने दक्ष को अपने कौशल का उपयोग करने के लिए कहा। हाँ, मुझे भी उत्सुकता है कि यह कैसे काम करता है। मुझे देखने दो, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। सहारे के लिए जेक्विन का हाथ अपने हाथ में लेकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना पूरा ध्यान अपने भाग्य कानून के बीच पर केंद्रित कर दिया, ताकि उसे प्राप्त कौशल का उपयोग कर सके। जैसे ही दक्ष ने कौशल का इस्तेमाल किया, उसकी सुनहरी आंखों का रंग फिर से बदल गया, लेकिन बंद होने के कारण जीकी उसकी आंखों को नहीं देख सका। जैसे ही दक्ष की आंखों का रंग बदलकर कुछ अज्ञात हो गया, उसकी चेतना ने खुद को एक अलग जगह पर पाया। मिंग्यू का कमरा, उसने आश्चर्य से कहा जब उसने स्वयं को शाही महल में मिंग्यू के कमरे के प्रवेश द्वार पर पाया। दरवाजा खोलकर उसने अंदर जाने की कोशिश की। उसे लगा कि शायद वह भविष्य में मिंग्यू से मिलने आया है। क्या वो भविष्य में भी यहाँ होगा? क्या उसने उसके साथ आने से मना कर दिया था, या फिर उसने यहीं उसके साथ रहने का फैसला किया था? वो भविष्य के बारे में जितना हो सकता था उतना उत्सुक था। दुर्भाग्यवश जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने होंठ खोलते हुए चिल्लाया, मिंग्यू! उसका सपना टूट गया और वो खुद को वास्तविक दुनिया में पाया। उसकी चीख सुनकर जेक्विन और शुन स्तब्ध रह गए, जो उसे देखते रहे और सोचने लगे कि उसके साथ क्या हुआ होगा। भविष्य में मिंग्यू के साथ क्या हुआ? क्या तुमने कुछ बुरा देखा? जेक्विन ने दक्ष से पूछा। हम। जेक्विन की आवाज सुनकर दक्ष अपनी उलझन से बाहर आया और उसे एहसास हुआ कि वह असली दुनिया में वापस आ गया है। भले ही वह वापस आ गया था, फिर भी वो जो कुछ भी देख रहा था, वो उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। मुझे अभी शाही महल वापस जाना है, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। क्या हुआ? कम से कम मुझे तो बताओ कि क्या हुआ, जेक्विन ने उसके पीछे खड़े होकर पूछा। स्पष्टीकरण देने में समय की प्रतीक्षा किए बिना दक्ष ने जीकी और जिया दोनों को नकली दुनिया में वापस भेज दिया।
उन्हें वापस भेजने के बाद वह बाहर जमीन पर टेलीपोर्ट हो गया। ऐसा लगता है कि हमारे लोगों को यहाँ किसी तलवारबाज ने मारा है। वो लड़की तलवारबाज नहीं थी और उसके पास तलवार भी नहीं थी। किसी और ने ये किया, लेकिन किसी ने भी लड़की के अलावा किसी और को इस पहाड़ से जाते नहीं देखा। वो व्यक्ति अभी भी यहाँ होगा। जैसे ही दक्ष जमीन पर आया, उसने पास से एक आवाज आती सुनी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी ओर देखने की जहमत नहीं उठाई और सर्प सम्राट को पुकारा। हाँ, तुम्हें फिर से इस सम्राट की जरूरत है ना? लेकिन चूंकि तुम मेरे दाहिने हाथ हो। सांप सम्राट बाहर आते ही फिर से शेखी बघारने लगा, लेकिन उसे अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी गई, क्योंकि दक्ष गरज कर बोला, चुप रहो, मैं तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलवाना चाहता। मुझे रॉयल प्लेस वापस जाना है। मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, मुझे वहां ले चलो। सांप सम्राट ये देखकर दंग रह गया कि दक्ष उसे इस तरह डांट रहा है। वो आमतौर पर ऐसा नहीं करता था। क्या उसके साथ कुछ भयानक हुआ था जिसके कारण उसका मूड खराब था? तात्कालिकता को समझते हुए उसने सवाल नहीं पूछे और बड़ा होना शुरू कर दिया। जब दक्ष शांत था तो वह और अधिक पूछ सकता था और माफी भी मांग सकता था। इस समय वो कुछ हद तक विचारशील होना चाहता था। देखो वहां। जब दक्ष सर्प सम्राट पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तो लोगों के एक समूह ने दक्ष को देखा। उन्होंने एक सुंदर वस्त्र पहना हुआ था जिस पर सांप का प्रतीक भी बना हुआ था। ये स्पष्ट था कि वे उसी जगह से थे जहां से दक्ष ने लड़की को बचाने के लिए लोगों को मारा था। वहीं रुक जाओ, हिलने की हिम्मत मत करना और हमारे सवालों का जवाब मत देना। मैदान का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक शीर्ष पृथ्वी क्षेत्र साधक था, जो दक्ष को ऐसे आदेश दे रहा था जैसे उसकी बात सुनना दक्ष का कर्तव्य हो। जल्दी में हूँ, मेरे पास तुम्हें मारने का समय नहीं है, यहाँ से भाग जाओ। दक्ष हवा में उड़ गया और उस विशालकाय सांप पर उतरा जो उसके ऊपर उड़ रहा था। सांप दक्ष को अपने साथ लेकर चला गया। लोगों का वो समूह जो अभी अभी दक्ष को डांट रहा था, कांपते हुए पीछे रह गया। जब उन्होंने दक्ष को उड़ते देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग लोक का साधक था। पृथ्वी लोक के तुच्छ साधक होने के बावजूद उन्होंने स्वर्ग लोक के साधक को धमकाने का साहस किया था। उनमें से अधिकांश लोग घुटने कमजोर हो जाने के कारण जमीन पर गिर पड़े। हम मौत के बहुत करीब थे। हम भाग्यशाली थे कि वह जल्दी में था, अन्यथा हम भी मर चुके होते। मैदान के नेता ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। बाकी लोगों को भी उसने ही मारा होगा। किसी कारणवश वे उसे परेशान करते थे और उन्हें मार दिया गया। ये बहुत आश्चर्यजनक है, उनमें से एक व्यक्ति ने बड़बड़ाते हुए कहा। हर कोई सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दे सकता था। ये तो तय हो गया था कि उन्हें किसने मारा है। वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वे खुश थे कि वे अपने साथियों के साथ नरक में नहीं गए। सर्प सम्राट काफी देर तक चुपचाप उड़ता रहा, जबकि दक्ष ऊपर बैठा कुछ सोच रहा था। काफी देर बाद जब दक्ष की सांसें शांत हो गईं, तो सांप राजा ने अपना मुंह खोला और पूछने का फैसला किया। वह भी यह जानने को उत्सुक था कि दक्ष को इतनी चिंता क्यों हो रही है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या हुआ? सांप सम्राट ने दक्ष से पूछा। मैं चिंतित हूँ। दक्ष ने गहरी सांस छोड़ते हुए मुंह से आवाज निकाली। तुम्हें डांटने के लिए मुझे माफ कर दो। सब ठीक है, इसकी चिंता मत करो। बताओ क्या हुआ? सांप सम्राट ने फिर पूछा। यह मिंग्यू के बारे में है। मैंने उसे उसके घर पर छोड़ दिया था और अब मैंने एक दृश्य देखा है। वह मार दी जाएगी, दक्ष ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। उसके चारों ओर एक जानलेवा आभा छा रही थी, मानो वह उस व्यक्ति को मार डालेगा जिसने मिंग्यू के जीवन को खतरे में डालने का साहस किया था। मुझे नहीं पता कि यह 6 महीने बाद होगा या कल। मुझे जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना है, दक्ष ने अपने गंतव्य की दिशा में देखते हुए कहा। क्या उसकी जान खतरे में है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखो ये राजा उस कुत्ते को कैसे मारता है, इससे पहले कि वह उस लड़की के करीब भी पहुंचे, सर्प सम्राट ने हड़बड़ाते हुए कहा। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि उसके और दक्ष के किसी करीबी की हत्या हो जाएगी। वह जानता था कि दक्ष के लिए ये कितना बुरा हो सकता है। ओह हाँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ऐसा कौन करने की कोशिश करेगा।
क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? तुमने उस व्यक्ति को दर्शन में देखा होगा? उसने पूछा। हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि वह कमीना कौन है। वह आदमी उसका भाई है। वो उसे मार डालेगा। दक्ष ने घोषणा की, जिससे सांप राजा भी चौंक गया। उसका अपना भाई उसे मार देगा? ऐसा कौन सा राक्षस है जो अपनी ही बहन को मार देगा? सर्प सम्राट ने चौंकते हुए पूछा। वो राक्षस जो मिंग्यू के करीब पहुंचने से पहले ही मेरे हाथों मर जाएगा। चाहे पूरी दुनिया मेरे सामने खड़ी हो, मैं उसे जीने नहीं दूंगा। यह नियति, मैं इसे चकनाचूर कर दूंगा। मैं सब कुछ चकनाचूर कर दूंगा। अगर मुझे करना पड़ा तो मैं इस पूरी दुनिया को नष्ट कर दूंगा, लेकिन उसे कुछ नहीं होगा। दक्ष ने गंभीरता से कहा। उसके चारों ओर का अंधकार में आभामंडल और भी प्रबल होता जा रहा था। उसके अंधेरे कानून का पौधा भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, मानो उसे दक्ष की अंधेरी भावनाओं ने और बढ़ावा दिया हो। चिंता मत करो, स्थिति ऐसी नहीं आएगी। हम उससे पहले ही उसे मार देंगे। सांप सम्राट ने दक्ष को सांत्वना दी। रॉयल सिटी के एक अलग हिस्से में लू वांग एक व्यक्ति से गुप्त रूप से मिल रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि वह अर्ध नकाबपोश व्यक्ति था जो हमेशा अपने साथ भाग्य की किताब लेकर चलता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम खुद को चीजों में शामिल नहीं कर सकते? लू वांग ने उस आदमी से पूछा। मैं अभी भी नहीं कर सकता। मैं यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकता। इस जगह की भाग्य रेखाएं अस्थिर है। अगर मैं यहाँ लंबे समय तक रहा तो वे और भी अस्थिर हो जाएंगी। मैं यहाँ केवल आपको कुछ बताने आया हूँ, उस आदमी ने लू वांग से कहा। बताओ क्या? अगर ये दक्ष के बारे में है तो वह आदमी भाग गया, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने वही किया जो तुम मुझसे करवाना चाहते थे। उसने मिंग्यू को यहीं छोड़ दिया। अब वह अकेला है और उसका दिमाग गुस्से में अस्थिर हो गया होगा। दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, इसलिए मैं अगला भाग नहीं कर सकता। लू वांग ने आह भरी। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? उसने पूछा। मुझे नहीं मालूम। वह एक चालाक व्यक्ति है। उसका भाग्य हमेशा रहस्य में छिपा रहता है। मैं केवल कुछ अस्पष्ट चीजें ही देख सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। उस आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? लू वांग ने पूछा। मैं आपसे कुछ करने के लिए कहना चाहता हूँ। यह महत्वपूर्ण है, उस आदमी ने कहा। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम मिंग्यू को मार दो। जैसे ही वो आदमी बोल रहा था, लू वांग के लिए ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपनी बहन को नहीं मार सकता। मेरे साथ मजाक करना बंद करो। यह मामला दक्ष का है, मेरी बहन का नहीं। इसलिए उसे इसमें शामिल करने की कोशिश करना बंद करो। लू वांग ने उस आदमी की बात सुनने से इनकार करते हुए कहा। इतनी जल्दी मत करो, पहले मेरी बात सुनो, आदमी ने शांति से कहा। सांप सम्राट बिना रुके यात्रा करता रहा। वास्तव में अब वह और भी तेजी से आगे बढ़ा, क्योंकि उसे पता था कि स्थिति कितनी गंभीर थी। वो दक्ष की मदद करना चाहता था और अपने प्रियजन की जान बचाना चाहता था। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इससे वो थोड़ा थक जाता है। यहाँ उसकी चिंता का विषय यह नहीं था। सर्प सम्राट बिना थके, बिना किसी चीज की चिंता किए शाही महल तक पहुंचने की कोशिश में उड़ता रहा। उसे शाही महल तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वास्तव में सांप सम्राट के लिए यहाँ पहुंचना दक्ष के पहाड़ तक पहुंचने से कहीं ज्यादा तेज था। इस तथ्य के बावजूद कि दक्ष ने अपनी लंबी दूरी की टेलीपोर्टेशन का भी इस्तेमाल किया था। इतना सब होने के बाद भी वह सर्प सम्राट से धीमा था, जिसकी न केवल साधना दक्ष से अधिक थी, बल्कि वो तेजी से आगे भी बढ़ रहा था। सर्प सम्राट शीघ्र ही शाही शहर में पहुंच गया तथा अपनी तीव्र गति के कारण रास्ते में बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लेकिन न केवल लोगों का, बल्कि उसने कुछ गार्डों का भी ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने सर्प सम्राट का पीछा करना शुरू कर दिया। तुरंत रुक जाओ, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। उनका पीछा करते हुए गार्ड उन्हें चेतावनी देते रहे। बहुत समय नहीं बीता था कि एक गार्ड वास्तव में दक्ष का चेहरा देखने में कामयाब हो गया। रुको, ये राजकुमार कंसोर्ट है, वो यहाँ है।
राजकुमार, क्या वो किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करके भाग नहीं गया था? वो सजा के कारण भागा था। वो वापस आकर क्या कर रहा है? कौन जानता है। हमने उसे हर जगह खोजा, लेकिन 3 महीने तक कोई भी उसे नहीं ढूंढ सका। हमें लगा कि वह साम्राज्य से भाग गया है, लेकिन वह वापस आ गया है। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? शायद उसे अंततः कुछ होश आ गया और वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए यहाँ आया है। नहीं, अगर वह ऐसा चाहता तो हमारे सामने आत्मसमर्पण कर देता, लेकिन जिस तरह से वह भाग रहा है, उससे लगता है कि उसका इरादा ठीक नहीं है। दक्ष का पीछा करते हुए गार्ड आपस में बात करते रहे और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दक्ष यहाँ कुछ अच्छा करने के लिए नहीं आया था। वे और भी तेजी से उसका पीछा करने लगे। दक्ष ने गार्ड की पुकार को अनदेखा कर दिया, बजाय इसके कि वह शाही महल पर ध्यान केंद्रित करे और मिंग्यू के ठीक होने के लिए प्रार्थना करे। उसे नहीं पता था कि अगर मिंग्यू को कुछ हो गया तो वह उसे अकेला छोड़ने के अपने फैसले के लिए खुद को कभी माफ कर पाएगा या नहीं। उसने शाही महल की दिशा में देखा। वो महल के करीब पहुंचने का इंतजार कर रहा था ताकि वह कम दूरी के टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके तुरंत मिंग्यू के कमरे में पहुंच सके। दूर क्षितिज पर वो आखिरकार शाही महल को देखने में सक्षम हो गया। उसकी आंखें चमक उठी और उसने सेकंड गिनना शुरू कर दिया। मिंग्यू की जिंदगी के दांव पर लगे होने के कारण हर सेकंड उसे घंटों जैसा लग रहा था। हर सेकंड जिंदगी और मौत का सवाल था। जैसे ही विशाल सांप के पास पहुंचा, महल के पहरेदारों ने उसे पहचान लिया। यह वही सांप था जिसके ऊपर लान चेन पिछली बार भी आया था। उन्होंने इसे तुरंत पहचान लिया। वो आदमी वापस आ गया है। महल के रक्षक भी अपने उड़ने वाले जानवरों के ऊपर चढ़ गए और दक्ष की ओर उड़ चले। अन्य लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जैसी कि उम्मीद थी, वो आत्मसमर्पण करने नहीं आया है। हाँ, यह मजेदार है। कुत्तों का एक समूह इस राजा का पीछे से पीछा कर रहा है, जबकि कुत्तों का एक और समूह सामने से आ रहा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उनसे निपटूं? आइए उन्हें दिखाएं कि हम किस चीज से बने हैं, सांप सम्राट ने कहा और पीछा किए जाने पर हंस पड़ा। मैं पिछली बार भी उस बदसूरत मूंछ वाले आदमी को पीटना चाहता था। मुझे उसे पीटने दो, उसने कहा। जैसे ही उस मूंछ वाले आदमी को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। मेरे याद दिलाने के बावजूद वह अभी भी अपनी बदसूरत मूंछें रखता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, दक्ष ने आलस से कहा और खड़ा हो गया। उन्होंने धीरे से हाथ हिलाते हुए कहा, तुम जाओ और आराम करो। उसके हाथ के एक झटके से सर्प सम्राट ऐसे गायब हो गया जैसे वह पहले अस्तित्व में ही नहीं था। सर्प सम्राट के बिना दक्ष को गिर जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने स्वर्गीय क्षेत्र साधना का उपयोग करके सीधे महल के रक्षकों की ओर गोली चलाई जो शाही महल की दिशा से उसकी ओर आ रहे थे। वहीं रुक जाओ और आत्मसमर्पण कर दो, महल के रक्षकों के नेता ने दक्ष को चेतावनी दी और अपनी तलवार दक्ष की ओर तान दी। दुर्भाग्य से दक्ष ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया क्योंकि वो उस आदमी की ओर उड़ता रहा। ठीक है, चूंकि आप शांतिपूर्वक नहीं आना चाहते, इसलिए मैं खुशी खुशी आपकी मदद करूंगा, मूंछ वाले आदमी ने कहा और वह अपने उड़ने वाले जानवर से कूद गया और हाथ में तलवार लेकर दक्ष की ओर उड़ने लगा। दक्ष के पास पहुंचकर उसने दक्ष को बिना कोई गंभीर नुकसान पहुंचाए मारने के लिए हमला करने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि चाहे जो भी हो, दक्ष अभी भी राजकुमारी का पति था। वो उसे यूं ही नहीं मार सकता था। दुर्भाग्य से उसे जल्द ही एहसास हो गया कि उसने दक्ष को कम आंका था, क्योंकि जैसे ही गार्ड उसके पास पहुंचा, दक्ष 200 मीटर दूर टेलीपोर्ट हो गया। वो महल के बाकी गार्डों के पीछे दिखाई दिया जो अपने कप्तान और दक्ष की लड़ाई के अच्छे प्रदर्शन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसने इंतजार नहीं किया। उसने फिर से तुरंत टेलीपोर्टेशन किया, इस बार रॉयल पैलेस के प्रवेश द्वार पर। वो पहले ही महल के अंदर जा चुका था, इसलिए उसे टेलीपोर्ट करने से कोई नहीं रोक सकता था। उसके टेलीपोर्टेशन की एकमात्र सीमा थी उपयोग की मात्रा और उसे पहले उस स्थान को देखना था जहां वो टेलीपोर्ट करने जा रहा था। जबकि बाकी महल के पहरेदार, जिनमें उनके कप्तान भी शामिल थे, इस बात को लेकर भ्रमित थे कि दक्ष कहां गायब हो गया।
रॉयल सिटी के प्रवेश द्वार से दक्ष का पीछा करने वाले पहरेदारों ने पैलेस के पहरेदारों के पीछे दक्ष के टेलीपोर्टेशन को देखा। उन्होंने उसे रॉयल पैलेस के प्रवेश द्वार पर भी टेलीपोर्ट होते देखा। हालांकि यह चौंकाने वाला था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि ये दक्ष की अनोखी क्षमताओं से हैरान होने का समय नहीं था। ये सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने का समय था कि महल सुरक्षित रहे। वो राजमहल में घुस गया। वे पूरी जोर से चिल्लाए ताकि राजमहल के पहरेदार उनकी आवाज सुन सके। जब बाहर के गार्ड शाही महल की ओर उड़ रहे थे, दक्ष पहले से ही मिंग्यू के कमरे के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसके चेहरे पर भय का भाव था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह उसकी दृष्टि से कितनी मिलती जुलती थी। अपने सपने में उसने भी वही देखा था। उसने खुद को मिंग्यू के कमरे के सामने खड़ा पाया था, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि मिंग्यू का शव जमीन पर पड़ा था। लू वांग उसके पीछे हाथ में तलवार लिए खड़ा था। तलवार से खून टपक रहा था। मिंग्यू की पीठ पर चाकू के वार का निशान दिखाई दे रहा था। सपने में ये स्पष्ट था कि लू वांग ने उसे मार डाला था। कांपते हाथों से दक्ष ने एक कदम आगे बढ़ाया और वह मिंग्यू के कमरे के अंदर टेलीपोर्ट हो गया। दक्ष मिंग्यू के दरवाजे की ओर डरी हुई नजर से देख रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसे बहुत देर नहीं हुई होगी। ये समय, स्थान और स्थिति सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा उसने अपने सपने। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। में देखा था, यह उसे बेचैन कर रहा था। अपनी मुट्ठी भींचते हुए उसने टेलीपोर्टेड पर जोर दिया। जैसे ही वो मिंग्यू के कमरे के अंदर टेलीपोर्ट हुआ, दक्ष की नजर तुरंत उस जगह पर गई जहां पिछली बार मिंग्यू लेटी थी। सौभाग्य से वो जगह खाली थी। मिंग्यू वहां नहीं लेटी थी। राहत की सांस लेते हुए उसने चारों ओर देखा तो पाया कि मिंग्यू अपने बिस्तर पर लेटी हुई सो रही थी। दक्ष के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई जब उसने मिंग्यू को शांति से सोते हुए देखा। जैसे ही वो मिंग्यू के पास पहुंचा, उसके पैर अपने आप चलने लगे। मिंग्यू के सामने खड़े होकर वो बिस्तर पर बैठ गया और अपना हाथ उसके गालों की ओर बढ़ाया। उसकी उंगलियां मिंग्यू के बच्चे जैसे गालों को हल्के से छूती हुई धीरे से बोली, तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए मुझे खेद है, और मुझे बहुत खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। हमेशा सुरक्षित रहो। इसके अलावा मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद शायद तुम दुखी हो जाओ। मैं पहले ही माफी मांग लूंगा। उसने जाने से पहले बुदबुदाया। हालांकि दक्ष एक कदम से अधिक आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि उसने महसूस किया कि एक गर्म हाथ उसके हाथ को पकड़ रहा था। वो पीछे मुड़ा और मिंग्यू को देखा। उसकी मासूम आंखें दक्ष को देख रही थीं। तुम उठ गए हो, दक्ष ने कहा और अपना दूसरा हाथ मिंग्यू के हाथ के ऊपर रख दिया जो उसे पकड़े हुए था। तुम वापस आ गई। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मिंग्यू ने पूछा और उसकी आंखें नम होने लगी। दक्ष फिर से चलकर उसके बगल में बिस्तर पर बैठ गया। तुम बेवकूफ हो, मैं वापस क्यों नहीं आऊंगा? उसने पूछा। क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए वापस नहीं आऊंगा? तुम ऐसा क्या कर रहे हो जिससे मैं दुखी हो जाऊं? मिंग्यू ने दक्ष से पूछा। तुम धोखेबाज हो, इसलिए तुम अभी नहीं जागे। जब मैं आया था तब तुम पहले से ही जाग रहे थे, है ना? दक्ष ने पूछा और वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। ये लड़की दिखावा करने में थोड़ी बहुत माहिर थी। मिंग्यू ने अपना सिर हिलाया। अब बताओ, तुम क्या करने जा रहे हो? तुमने किस बात के लिए माफी मांगी? उसने पूछा। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं जानबूझकर तुम्हें दुखी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे तुम्हें दुख हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि जब मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें दुखी करना होगा तो मेरा वादा लागू नहीं होगा। दक्ष ने मिंग्यू से कहा। तुम क्या करने जा रहे हो? मिंग्यू ने पूछा। मैं एक बुरे आदमी को मारने जा रहा हूँ जो तुम्हारे लिए खतरनाक है, दक्ष ने समझाया। कौन सा बुरा आदमी? और अगर तुम किसी बुरे आदमी को मार दोगी तो मुझे दुख क्यों होगा? मिंग्यू ने पूछा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे इसके लिए दुखी क्यों होना चाहिए। कुछ नहीं है, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, दक्ष ने हल्के से बात को टालते हुए कहा। उसने उसे नहीं बताया कि वह वास्तव में उसके भाई को मारना चाहता था।
अब तुम्हारी माँ कैसी है? दक्ष ने पूछा। अगर वो ठीक है तो तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, यहाँ रहना बहुत हो गया। मैं नहीं जा सकता, अब तक उसकी हालत में सुधार हो जाना चाहिए था, लेकिन वह अभी भी वैसी ही है। चिकित्सक उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उसके ठीक होने से पहले नहीं जा सकता, मिंग्यू ने जवाब दिया। वो अभी भी ठीक नहीं है। मिंग्यू ने आह भरते हुए उसका हाथ हिलाया। वह जानती थी कि उसकी माँ की हालत खराब है। वो अभी भी दक्ष को यह न बताकर कि उसकी हालत वास्तव में खराब है, उसे कमतर आंक रही थी। कृपया यहीं रुके और मेरे पिता को माफ कर दे। मैं उनसे फिर बात करूंगी। मुझे पता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। पिछली बार तुम्हारे भाग जाने से वे थोड़े नाराज हैं, लेकिन वे तुम्हें माफ कर देंगे। बस माफी मांग लो, मिंग्यू ने दक्ष से अनुरोध किया। मैं उससे बात करूंगा, तुम्हें उससे पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि वह मुझे बेहतर समझेगा। चिंता मत करो, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। मैं अभी उससे बात करने जाऊंगा। क्या तुम्हें यकीन है, अगर मैं उन्हें शांत करने के लिए वहां नहीं रहूंगा तो पिताजी तुम्हें बहुत डांटेंगे, मिंग्यू ने उससे कहा। मुझे यकीन है, चिंता मत करो, ये बस थोड़ी सी डांट है। तुम यहीं रहो और थोड़ी नींद लो। मैं देख सकता हूँ कि तुमने काफी समय से ठीक से आराम नहीं किया है। मैं उससे बात करने के बाद तुरंत वापस आ जाऊंगा, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। वो कमरे से गायब हो गया। मिंग्यू को दक्ष के असली इरादों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। उसे नहीं पता था कि वह अभी उसके भाई को ढूंढने जा रहा है और उसके पिता से बात नहीं करने वाला है। दक्ष महल के लंबे गलियारे में चला गया। उसे नहीं पता था कि लू वान का कमरा कहाँ है। वो महल में सिर्फ 2 दिन से था और वह कभी लू वान के कमरे में नहीं गया, इसलिए उसे नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि वह महल के पूर्वी हिस्से में था। मुझे लगता है कि मुझे गार्ड से पूछना चाहिए, लेकिन वे मुझे देखते ही मुझ पर हमला कर देंगे। मुझे थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, दक्ष ने गलियारे में मोड़ के पास पहुंचते हुए कहा। उसे यकीन था कि उस मोड़ के बाद बहुत सारे गार्ड होंगे, लेकिन वह तैयार था। उसने ऐसा करते समय छिपने की उम्मीद नहीं की थी। इसका कोई फायदा नहीं था। वो चुपके से लू वान के कमरे से जवाब प्राप्त कर सकता था और उसे चुपके से मारने की कोशिश कर सकता था, लेकिन ये बेकार था। पहरेदारों ने उसे गुस्से में महल में घुसते हुए पहले ही देख लिया था। अगर लू वान की अब मौत हो जाती है तो कोई मूर्ख ही यह मानेगा कि यह उसका काम नहीं था। इसके अलावा सम्राट को पहले से ही उसके भ्रम और उसके टेलीपोर्टेशन के बारे में पता था। चुनकी छिपने से कोई लाभ नहीं था, इसलिए उसने गुप्त रूप से ऐसा करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि इसमें अधिक समय लगने वाला था। गलियारे के अंत में पहुंचकर वह बाईं ओर मुड़ा। जैसा कि उसने सोचा था, वो एक गलियारे में उतरा जो पहरेदारों से भरा हुआ था। लगभग सभी गार्डों ने दक्ष को देखा। दुर्भाग्य से एक पल के लिए वे अचंभित हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि दक्ष एक राजकुमार है, लेकिन जल्द ही उन्हें याद आया कि वह भी एक वांछित भगोड़ा था। ठीक यहीं रुको, दक्ष के सबसे करीबी गार्ड ने उसे चेतावनी देने के लिए अपने होंठ खोले और उसका हाथ तलवार की मूठ को आगे बढ़ाया। दुर्भाग्य से दक्ष की गति उससे कहीं ज्यादा तेज साबित हुई। इससे पहले कि गार्ड का हाथ उसकी तलवार की मूठ पर पड़ता, एक ठंडी हथेली उसके चेहरे पर आकर गिरी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। व्यक्ति के फर्श पर गिरने से फर्श पर दरारें आ गईं। दक्ष ने अपने सामने आकर एक आदमी को जमीन पर पटक दिया। बाकी सभी गार्डों ने अपने हथियार निकाल लिए। वे चिल्लाए, रुको! नहीं, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं उसे तुरंत मार डालूं तो तुम्हें रुक जाना चाहिए, दक्ष ने बिना ज्यादा परवाह किए जवाब दिया और उसने उस आदमी की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अन्य गार्डों ने देखा कि उनका मित्र सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एक पहरेदार ने पूछा। ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं बस इस महल से भागना चाहता हूँ, दक्ष ने पहरेदारों से कहा। तो बेहतर होगा कि तुम मेरा पीछा न करो, नहीं तो मैं इस आदमी को मार डालूंगा। महल से बाहर निकलने के बाद मैं उसे छोड़ दूंगा। सीधे चेहरे के साथ लेटने के बाद दक्ष उस आदमी को उसकी गर्दन से पकड़े हुए वापस चला गया। गार्ड सावधानी से उसके पीछे चले गए।
जैसे ही दक्ष चौराहे पर मुड़ा वो उनकी नजरों से ओझल हो गया। आखिरकार गार्डों ने अपनी गति बढ़ा दी और उस जगह की ओर भागे और आगे देखा तो एक खाली गलियारा दिखाई दिया। दक्ष वहां नहीं था। वो इतनी तेजी से भाग गया। एक गार्ड ने पूछा, नहीं, वो इन्हीं कमरों में से किसी एक के अंदर होगा। वो इतना तेज नहीं हो सकता, उसे यहीं छिपना चाहिए। दूसरे गार्ड ने सुझाव दिया, आप जाकर दूसरों को और महाराज को इस बारे में सूचित करें, जबकि हम यहाँ नजर रखेंगे। जैसे ही कार्ययोजना तय हुई, उनमें से एक व्यक्ति सम्राट के कक्ष की ओर दौड़ने लगा, जबकि उनमें से आधे ने कमरों पर नजर रखी, बाकी आधे ने एक के बाद एक कमरों की जांच शुरू कर दी। जैसे ही गलियारे के चारों कमरों का दरवाजा खोला गया, गार्ड ने देखा कि एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी कोई हरकत नहीं थी। यह कोई और नहीं बल्कि वही गार्ड था जिसे दक्ष ने अगवा कर लिया था। उस आदमी के अलावा यहाँ कोई और व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। गार्ड उस आदमी की ओर दौड़े, ये सोचते हुए कि कहीं वह मारा तो नहीं गया। उनमें से एक ने अपनी उंगलियां उस आदमी की नाक के पास रख दी। उन्होंने राहत की सांस ली और कहा, चिंता मत करो, वो बस बेहोश है। अजीब बात है, वो आदमी उसे इतने कम समय में यहाँ कैसे ला सका और भाग गया? दक्ष के ठिकाने के बारे में जानने के लिए उत्सुक गार्डों ने अपनी खोज फिर से शुरू कर दी। जब गार्ड दक्ष की तलाश कर रहे थे, तो वह शांति से राजकुमार लुवान के कक्ष की ओर चल पड़ा। उसे अपने कमरे के बारे में गार्ड से पहले ही जवाब मिल चुका था। अब उसे बस वहां पहुंचना था। चूंकि वो पहले कभी यहाँ नहीं आया था, इसलिए वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। वो केवल इतना ही कर सकता था कि सभी बाधाओं का सीधे सामना कर सके। वो पहरेदारों से भरे लंबे गलियारों से लड़ता हुआ आगे बढ़ा और उसके पीछे जमीन पर पड़े लोगों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। कोई भी व्यक्ति उसे रोकने में सक्षम नहीं था। कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसकी गति और ताकत का मुकाबला कर सके। दक्ष की अनोखी क्षमताओं के कारण वे गार्डों के लिए और भी बड़ी मुसीबत साबित हो रही थी, क्योंकि गार्डों के लिए उसका सामना करना असंभव था। इससे पहले कि गार्ड समझ पाते कि क्या हो रहा है, दक्ष उनके सामने हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। दक्ष को लू वान के कमरे तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो कमरे के सामने खड़ा था, उस कमीने को मारने के लिए तैयार, जिसने मिंग्यू पर तलवार चलाने की कोशिश की थी। सुंदर किंतु डरावनी राजा की तलवार दक्ष के हाथ में थी, जिसे उसने मजबूती से पकड़ रखा था, और उसने दरवाजा खटखटाने के लिए अपना बायां हाथ उठाया। लू वान को नहीं पता था कि उसकी जान खतरे में है और दक्ष यही है, इसलिए दक्ष को उम्मीद थी कि वो दुनिया की परवाह किए बिना दरवाजा खोल देगा। हालांकि बार बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला। यह महसूस करते हुए कि उसके पास यहाँ खड़े रहने के लिए ज्यादा समय नहीं है, दक्ष ने कार्रवाई करने का फैसला किया। वो कुछ कदम पीछे हटा और फिर दोनों हाथों से तलवार थाम ली। अब कुछ करने का समय आ गया था। तलवार संत का 7वां रूप। उसने कुछ बुदबुदाया और नीचे वार करने से पहले अपनी क्यूई को अपने हाथ की ओर निर्देशित किया। उसकी तलवार से प्रकाश की एक शक्तिशाली चाप निकली, जो द्वार की ओर बढ़ी और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, दक्ष खून बहाने के लिए तैयार होकर अंदर घुस आया। कमरे में प्रवेश करने पर उसने पाया कि कमरा पूरी तरह खाली था, जिसे देखकर वो दंग रह गया। उन्होंने बाथरूम की भी जांच की, जो दुर्भाग्यवश खाली था। ये कमीना कहाँ चला गया? भौहें सिकोड़ते हुए दक्ष कमरे से बाहर निकल गया और फिर से लंबे दालान में आ गया। दुर्भाग्य से इस बार दालान खाली नहीं था। इसे दोनों ओर से सुरक्षा कर्मियों ने कवर किया हुआ था। एक ओर महल के पहरेदार खड़े थे जो बाहर से आए थे, जबकि दूसरी ओर अन्य पहरेदार खड़े थे। यह अपने आप में दक्ष के लिए कोई समस्या नहीं थी। असल में जिस चीज ने उसे परेशान किया वो एक अलग व्यक्ति था। दूरी पर एक और व्यक्ति खड़ा था जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सम्राट लू जुनवेई था। लू जुनवेई ने कहा, मैं तुमसे निराश हूँ। निराशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तुम्हें अपने बेटे से निराश होना चाहिए, दक्ष ने दुनिया की ज्यादा परवाह किए बिना जवाब दिया। मुझे क्यों निराश होना चाहिए? मैंने तुम पर भरोसा किया था। अगर तुमने अपने अपराध स्वीकार कर लिए होते तो मैं तुम्हें हल्की सजा भी देने वाला था।
भले ही मंत्रियों ने तुम्हें दोषी घोषित कर दिया होता, लेकिन तुमने मिनग्यू को सिर्फ इसलिए छोड़ने का फैसला किया। तुमने वादा किया था कि तुम उसे दुखी नहीं करोगे, लेकिन तुमने अगले ही दिन अपना वादा तोड़ दिया, वो भी जानबूझकर। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से निराश क्यों हूँ? क्या मुझे झूठ सुनना चाहिए था और जो मैंने नहीं किया उसके लिए सजा मिलनी चाहिए थी? ये हल्की सजा नहीं थी, बल्कि मेरे गौरव की बात थी। मैं किसी पर खुद को मजबूर करने के झूठ को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। छोड़ो इसे। तुम्हें लगता है कि तुम सही हो। मैं चाहे कुछ भी कहूँ, तुम अपनी गलतियों को नहीं देख पाओगे। तुम अपनी गलतियों के प्रति अंधे हो। सम्राट ने फिर से आह भरी। एक तरफ हटकर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतने गुस्से में इस तरफ आ रहे हो, मेरे बेटे का कमरा तोड़ रहे हो? उसने पूछा। मुझसे वो बात क्यों पूछ रहे हो जिसका उत्तर तुम्हें पहले से ही पता है? दक्ष ने जवाब में पूछा। मैं बस तुम्हारे मुंह से यह सुनना चाहता हूँ। आगे बढ़ो। मुझे बताओ कि तुम मेरे बेटे को मारने के लिए यहाँ आए हो। मुझे बताओ कि तुम मिनग्यू के भाई को मारने के लिए यहाँ आए हो। सम्राट ने कहा। जितना अधिक वह बोलता गया, उसकी आवाज का स्वर बढ़ता गया। हाँ, मैं आपके बेटे को मारने आया हूँ, और मैं उसे किसी भी कीमत पर मार दूंगा। आप मुझे नहीं रोक सकते। आपको तो छोड़िए, देवता या राक्षस भी मुझे नहीं रोक सकते। दक्ष ने सम्राट की दिशा में अपनी तलवार उठाते हुए कहा। पहले तो मुझे इस पर संदेह हुआ। मुझे लगा कि शायद कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, कोई विदेशी दुश्मन या कोई और, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत था। तुम वान एर को मारने के लिए यहाँ आए हो। ये दर्शाता है कि तुम गुस्से में हो क्योंकि उसने तुम्हें पकड़ लिया और चुप रहने के बजाय तुम्हारी पोल खोल दी। तुम सच में एक घिनौना जानवर हो, है ना? सम्राट ने दक्ष से कहा। तुम्हारे उस मासूम बेटे ने ये पूरी कहानी गढ़ी है। मुझे इस बात का यकीन है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कोई बेवकूफ मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए उसे मारना मेरे लिए समय की बर्बादी होगी। इसके बजाय मैं उसे उसके किए की सजा देने के लिए यहाँ हूँ। दक्ष ने जवाब दिया। लेकिन तुम जो चाहो सोच सकती हो। और वह क्या करने वाला है? सम्राट ने पूछा। वह मिनग्यू को मार देगा। मैं उसे किसी भी कीमत पर रोकूंगा, भले ही इसके लिए मुझे तुम्हारे पूरे साम्राज्य के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। दक्ष ने जवाब दिया। उसका स्वर गंभीर हो गया। वो मिनग्यू को मार देगा? सम्राट ने पूछा, लेकिन उसने दक्ष के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और वो जोर से हंस पड़ा। हा हा हा। अपने कामों को सही ठहराने के लिए ये सबसे अच्छा बहाना है कि वो मिनग्यू को मार देगा। हा हा हा। तुम भोले बच्चे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक छोटा लड़का हूँ जो अपने बेटे को नहीं जानता? तुमने जो बहाना बनाया है वो तुम्हारा सबसे खराब बहाना है। मैं तुम्हारी इस कहानी पर भी यकीन कर सकता हूँ कि वह तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अपनी बहन को मारने की कोशिश कर रहा है। तुमने मेरे सामने अपनी सारी विश्वसनीयता खो दी है। सम्राट ने जवाब दिया। मुझे पता है कि तुम इस पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो। तुम यकीन करो या न करो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस दुनिया में केवल एक ही सच्चाई है, और वह ये है कि मैं हर उस हाथ को काट दूंगा जो मेरे किसी करीबी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी ओर बढ़ेगा। फिलहाल वह हाथ तुम्हारा बेटा है और उसे इसके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। दक्ष ने जवाब दिया। मुझे बताओ वो कहाँ है? वो कहाँ है? ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। वह जो भी हो, तुम कभी उस तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम कभी मुझसे आगे नहीं निकल पाओगे। सम्राट ने कहा और उसने अपनी तलवार भी निकाल ली। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। चाहे तुम कितने भी बुरे हो, मिनग्यू अभी भी तुमसे प्यार करती है। मैं तुम्हें मारकर उसे दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें केवल अनंत काल के लिए कैद कर लूंगा, उसने कहा और दक्ष की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकती हो? लू जुनवेई की घोषणा पर दक्ष ने उपहास किया। मुझे ऐसा करने में खुशी होगी, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारे बेटे को ढूंढना है। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। क्या? दक्ष के चेहरे पर अचानक उदासी छा गई। कुछ गड़बड़ थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था।
चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, उसका टेलीपोर्टेशन काम नहीं आया। आश्चर्य है कि तुम भाग क्यों नहीं सकते? सम्राट ने दक्ष से पूछा। क्या तुमने सच में सोचा था कि पिछली बार तुम्हारा टेलीपोर्टेशन देखने के बाद मैं तुम्हें रोकने का कोई तरीका नहीं सोचूंगा? सम्राट के चेहरे पर एक मजेदार मुस्कान थी और उसने अपनी उंगलियां चटकाई। पहरेदारों ने एक तरफ हटकर देखा तो एक आदमी दूर खड़ा था जिसके हाथ में एक अजीबोगरीब आकृति की पेंटिंग थी। पेंटिंग में संरचना रहस्यमय प्रकाश में चमक रही थी। मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे ये जानकर वास्तव में आश्चर्य हुआ कि आपके पास दूसरा कानून भी है। जब मैंने आपसे लड़ाई की तो मुझे लगा कि आपके पास केवल भ्रम का कानून है। मैंने ये भी सोचा कि आपने इसका इस्तेमाल किसी को देखे बिना मिंग्यू के कमरे में जाने के लिए किया था, लेकिन अब मुझे पता है ये होना चाहिए कि आपने उस रात उसके कमरे में टेलीपोर्ट करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया हो, सम्राट ने कहा, जिससे दक्ष को एहसास हुआ कि वह गलत था। दक्ष ने सोचा था कि सम्राट को उसके टेलीपोर्टेशन के बारे में पता चल गया होगा जब वह चुपके से अपने कमरे से बाहर निकला था, लेकिन उसे इस बारे में तब पता चला जब दक्ष ने पिछली बार भागने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। हमारे पास एक आदमी था जिसके पास ये कानून था, लेकिन उसकी महारत थोड़ी कमजोर थी। फिर भी वो बहुत अद्भुत था। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। उसने इस कानून का इस्तेमाल करके महाद्वीप का सबसे अच्छा चोर बन गया। उसने सबसे बड़े सम्राट के खजाने भी चुरा लिए, जिससे वे क्रोधित हो गए। तभी हमने ये संरचना बनाई ताकि अगर वह कभी हमारे खजाने में घुसने की कोशिश करे तो हम उसे पकड़ सके, सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। दुर्भाग्य से वह आदमी दूसरे साम्राज्य में पकड़ा गया और उसे मार दिया गया। ये संरचना कभी काम नहीं आई, लेकिन आपको टेलीपोर्टेशन के साथ देखकर ये स्पष्ट था कि हम क्या कर सकते हैं। हालांकि हमें इसके बारे में पहले से पता नहीं था, अन्यथा हम पिछली बार आपको भागने से रोकने के लिए सिंहासन कक्ष में इसे आसान रखते, उन्होंने कहा। तो तुमने मुझे भागने से रोक दिया, क्या यह मुझे डराने के लिए था? दक्ष ने आलस से पूछा। हालांकि वह बाहर से शांत था, लेकिन अंदर से उसे एहसास हुआ कि यह परेशानी भरा होने वाला था। उसे एक संत क्षेत्र साधक से लड़ना था और वह अपने अंतरिक्ष के नियम का उपयोग नहीं कर सकता था, वह भी तब जब वह केवल एक स्वर्ग क्षेत्र साधक था। तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि यह हमारे प्रशिक्षण युद्ध की तरह होगा। हम दोनों की साधना एक जैसी थी, लेकिन अब तुम मेरी साधना के कहीं भी करीब नहीं हो, लू जुनवेई ने दक्ष से कहा। इसके अलावा क्या तुम एक और रहस्य सुनना चाहते हो? उस लड़ाई में मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ नरमी बरती। मैं तुम्हारे अहंकार को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, अन्यथा मैं तुम्हें तुरंत हरा सकता था। ओह, सम्राट के शब्द सुनकर दक्ष को थोड़ा हंसी आए। ईमानदारी से कहूं तो मुझे इसके बारे में पता था। आपने पर्याप्त कठोर प्रयास नहीं किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैंने किया था? सम्राट को उत्तर देते हुए उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी। बस अब इस तलवार के बारे में बहुत हो गया। चूंकि हम यहाँ गंभीर हो रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा और गंभीर होने दो, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, जब राजा की तलवार उसके हाथ से गायब हो गई। इसके स्थान पर उसके हाथ में एक काली जंग लगी तलवार दिखाई दी। ओह, फिर से वही तलवार। मुझे नहीं पता कि तलवार में ऐसा क्या है, लेकिन ये थोड़ी खास है। पिछली बार जिस तरह से इसने दीवारें तोड़ी थी, उससे लगता है कि यह कम से कम सेंट ग्रेड का हथियार है। हैरानी की बात है कि मैं इसके ग्रेड का अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ। तुम्हारे पास वाकई कुछ अच्छे खजाने हैं, सम्राट ने टिप्पणी की जब उसने एक बार फिर दक्ष के हाथ में तलवार देखी जिसे उसने पिछली बार इस्तेमाल किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस ग्रेड का है, जो मायने रखता है वो एक चीज है, क्या तुम खुद ही मेरे रास्ते से हट जाओगी या मुझे खुद ही तुम्हें हटा देना चाहिए? दक्ष ने अहंकार से पूछा। क्योंकि मैं आज रुकने के मूड में नहीं हूँ। मैं चाहे कुछ भी कहूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम अपने बेटे को नहीं रोक सकते। मिंग्यू को बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि मैं खुद कुछ कदम उठाऊं, दक्ष ने कहा। यहाँ उससे लड़ने में थोड़ा समय लगेगा। मैं चाहे जो भी कहूँ, वह वाकई बहुत ताकतवर है।
लेकिन मैंने कई बार अपने से एक क्षेत्र ऊपर के लोगों से लड़ाई की है। ये संभव होना चाहिए। वह भगवान नहीं है, उसने सोचा और तलवार हाथ में लेकर सम्राट की ओर दौड़ पड़ा। इस बार वह ज्यादा कुछ नहीं छुपाना चाहता था। पिछली बार उसने अपनी दानव सम्राट काया का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इस बार वह इसे तुरंत इस्तेमाल करने वाला था। जैसे ही उसने दानव सम्राट काया का उपयोग किया, दक्ष की शारीरिक शक्ति में तुरंत बहुत वृद्धि हुई। उसकी साधना ने उसकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाया, लेकिन दानव सम्राट काया जितनी नहीं, जो अपने आप में एक शारीरिक साधना कौशल था। बहुत ज्यादा अहंकार। सम्राट ने दक्ष के हमले का मुकाबला करने के लिए अपनी तलवार को लापरवाही से लहराते हुए कहा। दो तलवारें आपस में टकरा गईं। सम्राट की संत श्रेणी की तलवार जो एक उच्च श्रेणी के हथियार की तरह लग रही थी, दक्ष की समय की तलवार से टकरा गई, जो किसी भी तरह से उच्च श्रेणी के हथियार के करीब नहीं दिख रही थी। भगवान श्रेणी के हथियार की तो बात ही छोड़िए। दोनों हथियार आपस में टकराए। जब सम्राट ने हमला किया था तो उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन जैसे ही दोनों तलवारें आपस में टकराईं, उसके चेहरे पर भाव बदल गए, क्योंकि वह खुद को उस क्रूर शक्ति से घिरा हुआ महसूस कर रहा था जिसका वह सामना कर रहा था। इस झड़प के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और उसे अपना संतुलन बनाए रखने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ा। दूसरी ओर दक्ष अपने समूह के साथ खड़ा रहा, लेकिन उसने एक बार फिर अपनी तलवार घुमाते हुए बढ़त बना ली। अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो ठीक है, सम्राट ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए कहा। उसने बिना कुछ रोके अपनी पूरी ताकत